जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग जो किया था मैंने, हाँ, कि मैंने बताया था मैक्सिमाइज़, जैसे सपोज़ पहला क्वेश्चन है ये। अब इसकी वर्डिंग बताऊँगा मतलब क्या-क्या है। इसकी मैंने वैसे एक डिटेल भेजी थी मैंने, ग्रुप में भेजी हुई है सब बच्चों को। आपने देखा हो कि उसमें सब डिस्क्रिप्टिव मोड में लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, फिजिकल रीजन क्या होता है, सबकी डिफाइन लिखी हुई है उसमें पेज में, लिख के भेजा था मैंने। चलो तो अभी समझा देता हूँ मैं क्या है क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं कर दूँगा, फिर आपको फंक्शन समझा दूँगा सब में। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन है बेटा ये वाला, मैक्सिमाइज़ करना है हमें ज़ेड को, 3x + 4y, ठीक है? हाँ, 10 भी समझा दूँगा बेटा। मैक्सिमाइज़ करना है ज़ेड को 3x + 4y, मतलब कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। मतलब कि जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, जिसकी हमें ax + by की फॉर्म में जो दे रखा होता है, उसे क्या करना है हमें, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, इसकी हमें मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ वैल्यू निकालनी है हमें। और क्वेश्चन क्या है हमें, ये क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जो लीनियर इक्वालिटीज़ की फॉर्म में होते हैं ना, इन्हें क्या कहते हैं हम? कंस्ट्रेंट्स कहते हैं इन्हें हम। तो कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं हमारे लीनियर इनइक्वालिटीज के फॉर्म में, जैसे कि x + y < 4, x > 0, y < 0। तो इनको सॉल्व करते समय क्या करते हैं, ध्यान रखना। देखो, हमें खाली इसी का ग्राफ बनाना है हमें, जो कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं ना, जो कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, मैंने क्या बताया बेटा, कंस्ट्रेंट्स ये लिखा होगा स्पेलिंग में, CONSTRAINTS। तो कंस्ट्रेंट्स में जो लीनियर इनइक्वालिटीज फॉर्म में दे रखे होते हैं, ये सब कंस्ट्रेंट्स हैं, इनका हमें ग्राफ बनाना है। अब ये याद करना रखना, पूरे चैप्टर में ही, हर क्वेश्चन में, एवरी क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा होगा। इसका मतलब क्या है कि x भी 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव हो गया, y भी 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव हो गया। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया था बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायग्राम बनेंगे, ना आपके सामने सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, ना कहीं थर्ड क्वाड्रेंट, ना फोर्थ क्वाड्रेंट, ये कहीं भी काम नहीं आएंगे, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायग्राम बनाना है। अब इसके लिए हमने क्या बताया हुआ है हमने आपको, कि जो एक फॉर्म होती थी इंटरसेप्ट फॉर्म, आपने पढ़ी हुई है, जैसे ये थी ना, ये एक्स एक्सिस है, ये ऊपर वाला वाई एक्सिस है ना, तो इसको ए, ये बी पॉइंट पर काट रही है बेटा। तो इसमें क्या होता है हमारा, ए क्या है, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, बी क्या है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ये कौन सी फॉर्म थी, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमें बेटा हमें एक्स एक्सिस पे कट मिल जाएगा, हमें कहाँ पर पॉइंट कट करेगा। तो x/4 + y/4 इक्वल टू बनता, तो 4, 0 एंड 0, 4। तो x और y, अब ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें इंटरसेप्ट फॉर्म वगैरह, जिसमें कांस्टेंट होता है ना, उसमें याद रखना बेटा, आपको ओरिजिन चेक करना है। सबसे सिंपल तरीका होता है कि अगर ओरिजिन रखा हमने x और y की, 0, 0 रखा हमने बेटा, क्या 0 4 से कम होता है? हाँ होता है, ट्रू है केस, ठीक है ना। अगर केस ट्रू है तो टुवर्ड्स ओरिजिन डायग्राम बनेगा। ये एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, ना सेकंड में शेडिंग की, ना थर्ड में, ना फोर्थ में। तो हमने खाली शेडिंग कहाँ की है बेटा, ये इसमें की है शेडिंग। तो यही था हमारा। अब इसमें क्या निकालते हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, ये क्या समझ में आ गया, ये क्या था हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। हाँ 11 में भी था बेटा, ये चैप्टर 6 था, तभी मैंने कहा था ना। हाँ ये क्या था हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसे क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। और जो बीच का सॉल्यूशन होता है ना, जो ग्राफिकल सॉल्यूशन और शेडेड पोर्शन आया था, जो कॉमन सॉल्यूशन होता है, जो कॉमन पार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं हम बेटा, हम फीजिबल रीजन कहते हैं। इसका नाम क्या है, फीजिबल रीजन। जो तीनों तरफ से घिरा हुआ फिगर है, बाउंडेड फिगर है, ये बंद फिगर है ना ये, इसमें ये क्या है हमारा, इसे क्या कहते हैं बेटा, फीजिबल रीजन। और इसके आउटसाइड वाला पार्ट क्या होता है हमारा, उसे कहते हैं इनफीजिबल रीजन। आप लैंग्वेज पढ़ लेना बेटा, आज कॉपी में लिख भी लेना, जो मैंने ग्रुप में भेज रखी है, मैंने 2 दिन पहले भेजी थी संडे को। हाँ, अब ये इनफीजिबल रीजन समझा, रीजन मतलब ये वाला जो एरिया है उसको कह रहे हैं हम। अब इसके बाद अब क्या निकालते हैं, फीजिबल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जो उसके फीजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं ना, उसे कहते हैं फीजिबल सॉल्यूशन। कॉर्नर पॉइंट, जैसे एक तो ये कॉर्नर पॉइंट है बेटा, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, और एक ये कॉर्नर पॉइंट है। और इसके आउटसाइड जो भी सॉल्यूशन था वो क्या था, इनफीजिबल था, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब
तो अब हमें क्या निकालना होता है इन सबसे? कॉर्नर पॉइंट निकाल लिए हमने। कौन कौन से आए थे? एक तो 0,0 आया था, एक 4,0 और एक 0,4। ये तीनों पॉइंट लगाए। कहाँ अप्लाई करेंगे हम? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? ये z इक्वल टू 3x प्लस 4y, इसी की तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, तो इसी में रखा है मैंने। जब x की जगह 0 y की 0 रखूंगा तो आंसर 0 आया था बेटा। और 3 इंटू 0 प्लस 4 4 16, 16 और 12 आया था। इसमें आंसर क्या आ गया हमारा? ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाला ये सब। इसे क्या कहते हैं? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसमें मैक्सिमम z की वैल्यू क्या आ गई? 16 एट 0,4। बस। जैसे एक क्वेश्चन और करता हूं आपके लिए, पहले क्वेश्चन नंबर 7 और करता हूं आपके सामने, समझिएगा एक बार और समझिए आप लोग क्वेश्चन, सभी लोग सब क्वेश्चन। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो हर क्वेश्चन में यही पैटर्न लगना है, ग्राफ तो यही बनना है, इसी तरीके से बनेगा। इसे मंगा रहा है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। z इक्वल टू 5x प्लस 10y। इसमें क्या दे रखा है? हमें x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये लाइन दे रखी है हमें सब। तो हमें क्या निकालना है बेटा? अब हमें निकालना है, हमें इन सब का, ठीक है बेटा, अब हमें इन सब का क्या निकालना है बेटा? सॉल्यूशन। ये क्या है हमारा? ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये सब हमारा, कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। किसकी हेल्प से? कंस्ट्रेंट्स। ये कंस्ट्रेंट्स हैं। देखो क्या करते हैं, अब सॉल्व कैसे करते हैं समझना अब आप। तो x प्लस 2y इक्वल टू 120 लिख दिया इसको मैंने, इनइक्वलिटीज को हटा करके। अब 120 को डिवाइड करूंगा बेटा मैं, x अपॉन 120 बाई अपॉन 60 इक्वल टू 1, और इधर x अपॉन 60 प्लस, सॉरी x प्लस बाई इक्वल टू 60 बनेगा इधर। तो पहले तो हमने साइन हटा दिया, इनइक्वलिटीज हटा देते हैं सबसे पहले, फिर लिख देंगे हम x अपॉन 60 प्लस बाई अपॉन 60 इक्वल टू 1। जिनमें इंटरसेप्ट फॉर्म बनती है, मतलब कि जिनमें कांस्टेंट होता है ना, ये कांस्टेंट ही तो है 120 और 60। 120 और 60 क्या है? ये कांस्टेंट है। जिसमें कांस्टेंट होता है उसमें हम किस पे चेक करते हैं? ओरिजिन पे चेक किया करो। उसमें ओरिजिन की तरफ चेक करेंगे, ओरिजिन पे क्या हो रहा है। तो ओरिजिन इक्वेशन के चेक करते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन से केस ट्रू है या फॉल्स है। तो 0 प्लस 0 0 था बेटा। क्या 0 120 से छोटा होता है? हाँ होता है, ट्रू है ये केस। 0 जो है 120 से छोटा होता है। अब इस वाले केस में 0 प्लस 0 0 था। क्या 0 60 से बड़ा होता है? नहीं, ये केस फॉल्स हो गया। इसका मतलब क्या है? जब केस ट्रू होता है तो ओरिजिन की तरफ डायग्राम बनना है हमारा, और शेडिंग होगी। और जब केस फॉल्स होगा तो ओरिजिन से अगेंस्ट साइड, उल्टी साइड में, अपोजिट साइड में होगा शेडिंग। अब ये तीसरी लाइन और एक और आ रही है। इसमें क्या आपकी बार इसमें बेटा कांस्टेंट नहीं दे रखा, आपने देखा? इसमें क्या नहीं है हमारे पास? कांस्टेंट नहीं है। तो इसके लिए तो हमारा ये वाला मेथड फेल हो गया, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म वाला मेथड हमारा फेल हो रहा है। तो हमें क्लास 9 के तरीके से हम टेबल बनाएंगे। याद है ना? टेबल कैसे बनाते थे हम? अपने मन से कुछ वैल्यू रखूंगा मैं, x और y इक्वल टू क्या आ गया बेटा? x/2। ये निकाली थी ना y की वैल्यू हमने। अब वैल्यू क्या लूंगा मैं अपने मन से? 3 वैल्यू लेनी है कुछ। एक तो 0 ले लो हमेशा। जिसमें कांस्टेंट नहीं है ना वो हमेशा ओरिजिन से पास तो होगी होगी, फिक्स है, पहला पॉइंट तो फिक्स है। अब उसके बाद देखो, मैं मिलती जुलती लूंगा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था इसमें? x एक्सिस पे 120 था, तो y की वैल्यू 0। इसमें क्या था? 0,60 था। इस वाले में क्या था? 60,0 एंड 0,60। ये पॉइंट निकल के आ गए थे, मतलब कि सब 20 के फैक्टर में चल रहे हैं, सिर्फ 20 फैक्टर में ले लिया है ना। अब सब वैल्यू को यूज कर रहा हूं मैं, अभी ट्रू फॉल्स बताऊंगा अभी इस केस में आगे। 0, 40, 60, 80, 100, 120,
तो ये क्या बना दिया, नंबर लाइन बना दिया मैंने बेटा। अब देखो पॉइंट को मार्क कर रहा हूं मैं, 120 पर 0 था, मतलब कि एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस पर 60 था ये पॉइंट। बन गई लाइन। इस लाइन का नामकरण कर दो, x प्लस टू वाई इक्वल टू 120। इसी का तो ग्राफ बना है ये वाला, और ये केस कैसा, ट्रू था, तो इसका शेडिंग किधर होगा, टुवार्ड्स ओरिजिन। मैं लिख दिया है, टुवार्ड्स ओरिजिन शेडिंग होगी बेटा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक तो। अब क्या अगला, x पर 60 ये आया, और y पर 60 ये वाला है, तो इन दोनों को मार्क करके सीधी लाइन होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी है ना। आप ढंग से बना लेना लाइन को, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी होगी। तो x प्लस वाई इक्वल टू 60 बेटा। अब ये वाला केस कैसा था, फॉल्स था बेटा, ये लाइन ऊपर जाएगी इसकी लाइन, मतलब कि अभी तक का जो कॉमन पोर्शन निकल के आ रहा है ना वो ये वाला है, पर अभी तीसरी लाइन और रह गई है। तो 0 0, 20 पर 10 और 40 पर 20 है बेटा। नाम डाल देता हूँ, x माइनस टू वाई इक्वल टू 0। अब इसका शेडिंग किधर होगा, अब देखते हैं हम। देखो ये लाइन तो यही तो होती लाइन, लाइन सिर्फ ये वाली है बेटा। अब इस लाइन के दो पॉइंट हैं, या तो इधर है या फिर इधर है, तो कोई एक पॉइंट लो जो इधर की साइड हो, मतलब कि इस लाइन के अकॉर्डिंग किधर हो, RHS में हो बेटा। तो कोई पॉइंट ले सकते हो अपनी मर्जी से, फिक्स है, चाहे 20,0, 40,0, आपकी मर्जी, कोई पॉइंट ले लो जो पक्का इधर हो, आपकी नजर में कंफर्म हो। सपोज करो मैंने पॉइंट लिया 40,0, ये वाला पॉइंट ले रहा हूं मैं, क्योंकि वो इस लाइन के इधर पॉइंट है, क्लियर है मेरे दिमाग में। एट 40,0 चेक कर रहा हूँ, तो चेक करने पर इसमें क्या मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू 40, बाई की वैल्यू 0 है, तो रख रहा हूँ ओरिजिनल इक्वेशन में इस वाली में। तो 40 माइनस 0, क्या 40 0 से बड़ा होता है, हाँ होता है, ऐसा केस ट्रू है। अगर केस ट्रू होता है, जिधर पॉइंट लिया है ना उसी की तरफ शेडिंग होगी बेटा, कि 40,0 इधर है ना, तो इधर ही शेडिंग होगी। अब सपोज करो किसी बच्चे का मन में आया कि इस लाइन के इधर भी तो पॉइंट हो सकते हैं, मैंने तो इधर पॉइंट लिया है 40,0, अब आपकी मर्जी, कोई इधर पॉइंट ले तो क्या होगा। सपोज करो बाई एक्सिस पॉइंट ले लिया कोई सा भी, मैं ले लिया 0,100 ले लिया, चलो 0,40 ले लो, आपकी मर्जी है। 0,40 पॉइंट पक्का इधर है बाई एक्सिस पर। अब रख के देख रहा हूँ ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या हो रहा है। तो 0 माइनस का 42 जो माइनस 80 बेटा, क्या माइनस 80 0 से बड़ा होता है, नहीं, ये केस फॉल्स हो गया, मतलब कि इसकी अपोजिट साइड शेडिंग होगी। तभी तो मैंने कहा था इधर शेडिंग होनी है। लाइन की दो तरफ पॉइंट होते हैं, दो तरफ शेडिंग हो सकती है, या तो इधर, या तो LHS में या RHS में। तो हमने शेडिंग किधर की है, हमने RHS में। ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि इधर वाला पॉइंट ट्रू आ रहा था केस, इसलिए। तो इसका कॉमन सॉल्यूशन निकल के, ये नीचे जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो कॉमन सॉल्यूशन निकल के ये वाला आ गया बेटा। ये सब सॉल्यूशन आ गया, कॉमन सॉल्यूशन। अब इसका क्या निकालेंगे, ये कैसा रीजन आ गया हमारा, फीजिबल रीजन। अब इसके कॉर्नर पॉइंट निकाल लेते हैं फिजिबल सॉल्यूशन के लिए। 60,0, ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, 120,0। अब ये वाले दोनों पॉइंट निकालने बेटा मैं, ये किससे निकलेंगे, पहले ये वाला पॉइंट निकाल रहा हूँ। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x माइनस टू वाई इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 16। तो दोनों का मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा बेटा मैं, कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। 2y प्लस बाई 3y इक्वल टू 60 था, तो बाई क्या 20, 40,20 आ रहा है ये वाला पॉइंट। समझ में आया कैसे निकाल रहे हैं हम। आप लोग निकालो क्लास 10th का एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिए आप। मैंने एस सॉल्व किया है बेटा, देखो ये वाली क्वेश्चन क्या थी, x माइनस टू वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ लिख देता हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x माइनस टू वाई इक्वल टू 0 था, और इधर क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 60 था। माइनस 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 कट गया था, ट्वेंटी, तो x की वैल्यू क्या आ गई थी, 40।
क्या था, और इस वाले की लाइन पॉइंट कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बेटा? एक लाइन क्या थी, x माइनस 2y इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन क्या थी, इस लाइन का नाम क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 120। एडिंग करने पे ही कट गई तो 60, और बाई की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 30। ठीक है, ये आ गए पॉइंट्स हमारे। अब ये क्या आ गया हमारा, फिजिकल सॉल्यूशन हो गया। अब इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन करना है, मतलब कि कॉर्नर पॉइंट यूज करने हैं मुझे अब। जेड इक्वल टू किसको मिनिमम एक्सेस करना है, 5x प्लस 10y को। तो पॉइंट्स ले लिया ना, 60,0। अलग से पूछ लेना आप बेटा, है ना, बाद में पूछ लीजिए अलग से आप। इस चैप्टर का क्वेश्चन ना हो तो आप अलग से भी पूछ सकते हैं आप। व्हाट्सएप कर देना आप। हाँ, 60,0 रखने पर 300, 125 जा 600, 200 और 200 400 बेटा, और 60,30। तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या निकल के, ये हमारी मिनिमम वैल्यू आ रही है, और ये कैसी वैल्यू आ रही है, दोनों वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो इस लिखेंगे मिनिमम जेड की वैल्यू क्या है, 300, किस पॉइंट पर है, एट 60,0। एक्स की वैल्यू 60, बाई की वैल्यू 0, मतलब कि इस वाली जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना 5x प्लस 10y, इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू कहां पर होगी, 60,0 पर होगी, और मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगी, एट 120,0 और 60,30। दो पॉइंटों पर, इन दोनों पॉइंटों पर क्या मिल रही है हमें, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है बेटा। बात समझ में आ गया, ये क्वेश्चन पूरा हो गया कंप्लीट। अब बताइए, किसी कंफ्यूजन हो यहाँ तक तो पहले पूछ लीजिए आप लोग, किसी को पूछना हो तो। चलिए अब आगे, एक क्वेश्चन नंबर 10 और देखना है। मेन चीज थी, ये वाला चीज समझ में आ गई ना सबको, ओरिजिन की तरफ। ये वाला कब लेना है ऐसे पॉइंट, 0,0 पॉइंट तभी लेते हैं जब कांस्टेंट होता है। अगर कांस्टेंट नहीं है बेटा, कांस्टेंट नहीं है, जीरो है जैसे इधर, ठीक है ना, इधर कांस्टेंट नहीं था, तो टेबल मेथड से करना है और अपने मन से पॉइंट लेने हैं। फिर 40,0, 0,40 कोई सा पॉइंट ले लीजिए आप। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, देख लीजिएगा। इसमें भी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो तीन ही क्वेश्चन कटे हैं इस एक्सरसाइज के वैसे तो, एक तो 4 कटा है, और एक 6 वाला कटा है, और एक 9 वाला कटा है। ओनली 4, 6, 9 डिलीटेड क्वेश्चन कौन से हमारे, 4, 6, 9 क्वेश्चन कटे हुए हैं। ये लिखा हुआ है, डिलीटेड क्वेश्चन है ये, 10 को मत काट, डिलीट क्वेश्चन करना ही करना है। ये डिलीटेड क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज के, 4, 6, 9 है ना, ये तीन क्वेश्चन कटे हुए हैं इस एक्सरसाइज के। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो हमें ये ग्राफ दे रखा है, कंस्टेंट्स दे रखा है, ये क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऊपर वाला, ये कंस्टेंट्स है हमारे। एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1, माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, और एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैं क्या लूंगा, मैं इनइक्वलिटीज को हटा करके इक्वल ले लेता हूँ सबसे पहले तो मैं। तो इसमें क्या हो रहा था हमारा, -1 था इधर, तो -1 का सब में डिवाइड किया, एक्स अपॉन -1 माइनस बाई अपॉन -1, मतलब कि बाई अपॉन 1 इक्वल टू 1 है गया बेटा। तो पॉइंट मिल गया -1,0 एंड 0,1। इस वाले में पाई इक्वल टू एक्स पॉइंट था, तो मैंने अपने मन से वही पॉइंट ले ली। क्यों लिए, टेबल मेथड याद है ना, मैंने कहा था अभी कांस्टेंट नहीं है इसमें, इसमें कांस्टेंट नहीं है, उसमें ऐसे ही करना पड़ता है आपको। तो 0, 1, 2 वैल्यू है ना, छोटी छोटी वैल्यू, 0 रखने पर 0, 1 पे 1, 2 पे 2। अब इसमें जब इसमें कांस्टेंट होता है उसमें ओरिजिन पे चेक कर लेते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन कोई, क्या 0 -1 से छोटा होता है, नहीं बड़ा होता है सर, फॉल्स है ये तो।
और इस वाले में इस लाइन के इधर कोई पॉइंट ले लो 1,0 2,0 एक्स एक्सिस पॉइंट लिया है मैंने, तो -1 क्या 0 छोटा होता है? हाँ होता है, ट्रू है केस। अब देखिए लाइन बनाई है मैंने, पहली लाइन क्या है -1,0 और दूसरी पॉइंट क्या 0,1, तो ये लाइन बन गई हमारी। इसका शेडिंग किधर जा रहा है? इधर की तरफ। क्यों? क्योंकि फॉल्स हो रहा था ना केस, इसलिए फॉल्स होने पर अगेंस्ट ओरिजिन चला जाएगा केस, क्योंकि ओरिजिन चेक किया था मैं। अब y = x ले रहा हूं मैं। अब इस लाइन के इधर की तरफ मैंने पॉइंट 0,01122 मार्क कर दिया, बना दिया लाइन को मैंने। अब इसके लिए क्या किया मैंने, तो 1,0 पॉइंट लिया मैंने, -1 + 0 <= 0 होता है? हाँ होता है। -1 0 से छोटा है, तो ये केस क्या हो गया? ट्रू हो गया बेटा। ट्रू होने पर क्या करेंगे अब आप? नॉर्मली बस शेडिंग कि इधर कर दें जिधर वो पॉइंट है, 1,0 पॉइंट इधर की तरफ ही, तो सीधा शेडिंग हो जाएगी। अगर अपोजिट साइड में लेते तो केस फॉल्स हो जाता। जैसे 0,2 ले लो, इस लाइन के इधर ही तो लेफ्ट हैंड में पॉइंट है 0,2, लेके देखो जरा, 0,1 लेके देख लो, चलो कोई बात नहीं। तो -0 + 1, क्या 0 छोटा होता है 1? नहीं, केस फॉल्स है कि नहीं है? तो इसके अपोजिट साइड शेडिंग होगी, बस इसी शेडिंग की इधर की तरफ। हाँ, नीचे क्यों नहीं की? क्योंकि एक्स है, ये कहा गया है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट डायग्राम कह रखा है एक्स और वाई > 0, इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शेडिंग की है मैंने सिर्फ। और कॉमन सॉल्यूशन निकल के आ नहीं रहा है, तो लिख देंगे नो फीजिबल रीजन, सो नो मैक्सिमम वैल्यू। मांगा ही नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे कहां से, जब पहले फिगर क्लोज तो होता ही है, पहले फीजिबल रीजन निकल के आएगा, कॉर्नर पॉइंट ले तब निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। कुछ भी नहीं है इसमें। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू तो बेटा इसी टेबल से ही बन जाती है ना, कि जो फाइनल टेबल बन के आती है उसमें मिनिमम वैल्यू जो मिनिमम, मैक्सिमम तो मैक्सिमम, बस। तो इस केस में कुछ भी नहीं है, तो नो फीजिबल रीजन, नो मैक्सिमम वैल्यू, ना ही मिनिमम ना मैक्सिमम, क्योंकि फीजिबल रीजन ही नहीं है पहली बात तो। ठीक है, ये चीज थी हमारी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अब मैं समझ में आ गया सबको बेटा? कोई कंफ्यूजन पहले बताइए आप लोग, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है वो। अब फिर मैं अगली एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं, चलिए फिर 12.2 देख लीजिए अब आप। 12.2 के क्वेश्चन नंबर कौन कौन से कटे हैं बता दूं जरा मैं। 12.2 में डिलीटेड क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, 9 और 10, ये डिलीटेड है। ये तीनों क्वेश्चन कट गए हैं इस एक्सरसाइज से। तो पहले स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 से, पहले 3 वाला देखिए आप। अच्छा, फिर 3 4 फिर 2 करा दूंगा, अच्छा लास्ट में देख लेंगे, पहले समझा थोड़ा सा है। बस 2 कुछ भी नहीं, 2 में खास सिंपल है, 3 का 2 कर दूंगा चाहे। देखिए बेटा, एटलीस्ट कहीं अगर वर्ड आ जाए तो समझ जाइए उसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर कहीं पर एटलीस्ट वर्ड आ जाए तो उसका मतलब क्या है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू। और कहीं पर लिखा हो अगर एट मोस्ट, तो इसका मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू। कहते नहीं कहते हैं कि 50 नंबर का पेपर था, कितने नंबर आए होंगे, एट मोस्ट 45। इसका मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा 45 है, 45 या 45 से कम हो सकते हैं। अब लास्ट 45 बोले मैंने, एट मोस्ट 45, 45 या 45 से कम वाले नंबर। अब कहूं कितने नंबर आए, एटलीस्ट 40, इसका मतलब क्या, कम से कम 40 है, तो 40 है, 40 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ग्रेटर देन साइन लगेगा बेटा उसमें। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो इन क्वेश्चनों को करने से पहले पहले लैंग्वेज पढ़ लेता हूं मैं आपके सामने ही, आप लोग भी पढ़ लेना अपनी अपनी बुक में, क्या लिखा हुआ है बुक में देखिएगा। लिखा हुआ है क्वेश्चन में बेटा, अ फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट्स। अ टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 hours of machine time and 3 hours of craftsman time in its making। मतलब कि एक फैक्ट्री में टेनिस रैकेट भी बनते हैं और क्रिकेट बैट भी बनना है। इसमें टेनिस रैकेट को 1.5 आवर लग जाते हैं मशीन में,
और 3 घंटे लग जाते हैं क्राफ्टमैन को फिनिशिंग देने में, तार वगैरह लगाने में, जो भी हो। जबकि क्रिकेट बैट को 3 घंटे लगते हैं मशीन टाइम में और 1 घंटा लगता है फिनिशिंग में क्राफ्टमैन के लिए। ठीक है। इन अ डे, एक दिन में, द फैक्ट्री हैज द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर्स ऑफ मशीन टाइम। तो एक दिन के लिए मशीन जो अवेलेबल है, मशीन उसके बहुत सारी मशीनें होंगी, उसका पक्का है। एक मशीन तो ऐसा 24 घंटे चल सकती थी। अब 42 आवर दे रखा है, इसका मतलब ये है कि 2 या 2 से ज्यादा मशीनें हैं। जितनी भी मशीनें हों वो क्या होंगी, वो 2 या 3 से ज्यादा मशीनें हैं बेटा ये। तभी तो 42 घंटे काम ले पाएंगे उनसे हम एक दिन में, कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, इसलिए। हाँ, द फैक्ट्री हैज द अवेलेबिलिटी नॉट मोर देन 42 आवर्स, मतलब लास्ट में ज्यादा से ज्यादा 42 घंटे चल पाती है मशीन टाइम में। और 24 घंटे के लिए क्या चलता है हमारा, क्राफ्टमैन का टाइम दे रखा है। तो पता करना है व्हाट नंबर ऑफ रैकेट एंड बैट्स मस्ट बी मेड, मतलब कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकलवा रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में निकाली थी ना अभी हमने, कि मिनिमम जेड इक्वल टू 300 एट 60,0, ये एक्स और वाई की वैल्यू निकलवा रहा है पहले पार्ट में। तो 60,0 से निकालता है ऐसे ही, व्हाट नंबर रैकेट एंड बैट मस्ट बी मेड। और सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, इफ द प्रॉफिट ऑन ए रैकेट एंड बैट 20 रुपीज 10 रुपीज रेस्पेक्टिवली, और रैकेट पर जो फायदा हो रहा है वो 20 रुपए का, बैट पर 10 रुपए का, तो मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकालना है। मतलब कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है। तो लैंग्वेज समझ गए आप लोग। अब दो डायग्राम बना रहा हूँ, दो डायग्राम कैसे करते हैं अब हम। इस क्वेश्चन में तो समझ में आ गया आपको, दो चीजों के बारे में बात हो रही है। लेट द नंबर ऑफ रैकेट भी एक्स और क्रिकेट बैट भी हाँ जी, ग्राफ तो पूरा बनना ही बनना है। पहले पहले अब मैं बताना है कि मिनिमाइज मैक्सिमम टेबल कैसे बनती है, ये कंस्टेंट्स कैसे बनेंगे। देखो आप 4 कॉलम बनाइए हर बार, हर क्वेश्चन में। सबसे पहले दूसरे कॉलम के ऊपर टॉप में, दूसरे तीसरे में, यहाँ जो चीज रिक्वायरमेंट है वो ऊपर लिखो। सबसे पहले क्या था, टेनिस रैकेट था बेटा, टेनिस रैकेट ऊपर लिख दिया ने। इधर क्या था, क्रिकेट बैट है बेटा। तो टेनिस रैकेट के लिए मैं दो चीजों की रिक्वायरमेंट थी सही बनाने के लिए, मैं क्या क्या चीज जरूरत पड़ी हमें, एक तो मशीन टाइम, और एक क्या जरूरत पड़ा है, मैं क्राफ्टमैन का टाइम। तो टेनिस रैकेट को मशीन टाइम में कितने घंटे चाहिए बेटा, 1.5 आवर दे रखा है हमें। टेनिस रैकेट रिक्वायर 1.5 आवर ऑन मशीन टाइम। और जबकि क्राफ्टमैन कितना टाइम लेता है बेटा, 3 घंटे लेता है। और क्रिकेट बैट के लिए मशीन टाइम कितना दे रखा है हमें, 3 घंटे का। और क्राफ्टमैन का टाइम क्या दे रखा है, 1 घंटे का। अब क्या दे रखा था हमें, मशीन कितने घंटे के लिए अवेलेबल है, नॉट मोर देन 42। इसका मतलब क्या है, नॉट मोर देन का मतलब एटलीस्ट है या एटमोस्ट है। कि मैंने कहा बेटा कितने नंबर आए, नॉट मोर देन 42, इसका मतलब एटमोस्ट। हाँ, सही बात है आपको बेटा, कि एटमोस्ट है इसका मतलब। कैसे मालूम पड़ा हमें, नॉट मोर देन ज्यादा से ज्यादा, लास्ट, नॉट मोर देन 42, 42 से ज्यादा नहीं होगा। कितने रुपए हैं आपकी पॉकेट में, मतलब नॉट मोर देन 42, इसका मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा 42 रुपीज होंगे, 42 से ज्यादा 1 रुपया भी नहीं होगा। और क्राफ्टमैन टाइम दे रखा है 24 घंटे के लिए अवेलेबल था एटमोस्ट। तो अब हमें नीचे क्या लिखते हैं, प्रॉफिट, जो भी चीज हमें निकलवाना है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकलवा रहा था ना वो, उसको नीचे लिख देते हैं। कितने प्रॉफिट है, टेनिस रैकेट पे 20 रुपए प्रॉफिट ले रहा है वो, और क्रिकेट बैट पर 10 रुपए का। अब देखिए कुछ मैं सुनाऊंगा, मैक्सिमाइज जेड, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया हमारा 20x प्लस 10y। और ये कंस्टेंट्स बन के आएंगे अब हमारे, वो क्या है हमारे, 1.5x। एक तो पहली क्वेश्चन ये बन गई, 3x प्लस 1y लेस देन इक्वल 24। एक इक्वेशन ये वाली बन जाएगी हमारी। ठीक है बेटा। और हमें अपनी तरफ से लिखना ही लिखना है, x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
बस अब तो बस हमने बना दी क्वेश्चन। अब पिछले क्वेश्चन की तरह होगा, देख लो, ये तो पिछले क्वेश्चन में था, मिनिमाइज मैक्सिमाइज जो भी करना था सब कुछ अब वही प्रोसेस करना है पूरा। ग्राफ टेबल बनानी है पहले, जो भी मतलब किस तरीके से, फिर ग्राफ बनाना है आपको, फिर कॉर्नर पॉइंट लिख कर तब निकालना है आपको, तब आपका आंसर आएगा सही। ट्राई कर लेंगे सब लोग, देख लीजिएगा। बताइए, दोबारा समझाना है कि बेटा समझ में आ गया? बोलो आप लोग, कोई तो बोलो। आंसर ऐसे लिखना है बेटा। अभी तो इसके बाद ना, अभी अभी आपको ग्राफ, अभी बेटा आपको ऐसे टेबल इनइक्वालिटीज की हेल्प से ना ये सब बनाना होगा। फिर आप लोग ग्राफ बनाएंगे इसी टेबल उसकी हेल्प से, ट्रू फॉल्स करके शेडिंग पोर्शन निकालेंगे आप। शेडिंग पोर्शन करके फिर आप पॉइंट जरूरत पड़ेगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की एक बार, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालेंगे, कहाँ का कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है हमें। फिर टेबल बनाकर कॉर्नर पॉइंट निकाल करके जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा आपका। जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना वो ही आंसर होगा। जैसे x, y की वैल्यू इसमें 60, 30 आती है, जैसे इसमें है ना, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 0,4, मतलब कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। तो ऐसे इसमें कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी, उससे कह देंगे आप x और y। तो x क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ रैकेट होंगे, और y क्या होगा, क्रिकेट बैट होगा। बस इसमें खाली क्वेश्चन आगे चेक करनी है आपको मेरी। ठीक है, अभी आप लोग ऐसा करें, 12.1 पूरी करें आप लोग, एक्सेप्ट कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ करके बेटा, मैंने बता दिया है मैंने, 4, 6 और 9 छोड़ करके। और इसमें भी आप ट्राई करें, अब 12.2 में अगर 1 छोड़ना, सब में तरीका तो यही है, कोई कंफ्यूजन पूछ सकता है, तभी आप ट्राई करें मेरी माने तो। अभी आप 2 वाला अभी मत करना, 2 वाला शायद अभी आप पर ना हो, बस कंफ्यूजन कुछ भी नहीं, खास सिंपल सा क्वेश्चन है वो भी। पर लेकिन 3, 4 सब क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा कठिन क्वेश्चन नहीं है कोई भी। 3, 4, 5, 6, 7 ट्राई करेंगे हो जाएंगे, बस खाली 1, 9, 10 छोड़ देने आपको। ठीक है, जितने हो जाए उतने कर लीजिएगा आप। 2 वाला ट्राई कर लेना, हो जाए बहुत बढ़िया बात है, ऐसी होना है लेकिन। हाँ, एक्स और वाई की वैल्यू वो इंटरसेक्शन जरूरी नहीं है, इंटरसेक्शन पॉइंट कोई सा ही पॉइंट हो सकता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, वो ज्यादातर मोस्टली वही केस आंसर होता है। पॉइंट एलिमिनेशन मेथड से निकलेगी बेटा, वही कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा सर, लिखेंगे। ठीक है, तो आप ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 5 तक ट्राई करें, 2, 3, 4, 5। 2 हो जाए बहुत बढ़िया आता, नहीं तो 5, 6 तो हो जाएंगे आपके आराम से। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू। कल मिलते दोपहर को 2 बजे। ठीक है।